शुभ प्रभात भैया बहनों। हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर आज प्रारंभ कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले पीरियड में मैंने आप लोगों को ये कार्य दिया था कि जो फर्स्ट चैप्टर हमने कराया था उसमें आप मैक्सिमम कितने क्वेश्चंस लिख सकते हैं, वो एक आपकी मेमोरी को चेक करने के लिए था। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है भारत में राष्ट्रवाद। इससे पहले जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वो ध्यान में है? कौन सा चैप्टर था हमारा, बताइए। वो था चैप्टर हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अगर दोनों चैप्टर को हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हमारे ध्यान में आएंगी जो कि सेम है, जो कि बिल्कुल एक जैसी हैं। अभी जो हम चैप्टर आज पढ़ने जा रहे हैं हम और आप, वो है भारत में राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का अर्थ पहले पार्ट में ही हम लोग समझ चुके हैं। वाद का मतलब विचारधारा और राष्ट्र का मतलब अपना देश, अपना राष्ट्र, जहाँ पर कि हम रहते हैं, हमारे पूर्वज रहते आए हैं। उस देश के प्रति लगाव का भाव। हम ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि हमारे देश को किसी प्रकार का नुकसान हो। हम जो भी कार्य कर रहे हैं उससे हमारे देश को लाभ हो, ये पहला विचार। यदि देश को लाभ होगा तो हम सभी को लाभ होगा, हम सभी लोग ठीक रहेंगे, हमारा देश ठीक रहेगा तो हम लोग भी ठीक रहेंगे। तो ये है एक अपने देश के प्रति विचार, जिसको कि हम राष्ट्रवाद कहते हैं। समय समय के अनुसार ये भाव बदलता रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था यूरोप में राष्ट्रवाद, उसमें हम लोगों ने देखा था कि उसका प्रारंभ कैसे हुआ। हम लोग पढ़ते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति 1789 से उसका प्रारंभ हुआ था, और कैसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान राजतंत्र को समाप्त किया गया, वहाँ पर गणतंत्र की स्थापना की गई, फिर से राजतंत्र आया, फिर से गणतंत्र आया। एक बड़ी लंबी प्रक्रिया रही राष्ट्रीय पहचान के लिए। जो भारत का राष्ट्रवाद का प्रारंभ होता है, तो ऐसा नहीं कि भारत में राष्ट्रवाद का प्रारंभ अंग्रेजों को देश से निकालने से ही प्रारंभ हुआ। हमारा जो ये देश है वो सनातन देश है, बहुत ही प्राचीन। अगर हम लोग सभ्यता के अंतर्गत देखेंगे तो जो भारतीय सभ्यता है वो बहुत ही प्राचीन सभ्यता है। लेकिन समय समय पर हमारे देश पर विदेशियों के द्वारा आक्रमण किया जाता रहा, और उस तरह से देश को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन बाद में जो हमारे यहाँ अंग्रेज आए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, उन्होंने केवल आक्रमण ही नहीं किया बल्कि यहाँ पर स्थायी शासन भी किया, और एक काफ़ी लंबे समय तक। तो उनको यहाँ से कैसे निकाला जाए, कैसे अपने देश को स्वतंत्र कराया जाए, इस विषय को इस पुस्तक में भारत में राष्ट्रवाद के अंतर्गत समेटा गया है। हम जो इस पुस्तक में पढ़ने जा रहे हैं वो हम मुख्यतः दो मुख्य टॉपिक पढ़ेंगे। जो गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया गया वो है पहला असहयोग आंदोलन, और दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये दो प्रमुख टॉपिक हैं, इससे ही बाकी सब टॉपिक को जोड़ा गया है। तो इस पाठ की शुरुआत जो है गांधी युग से की जाती है। हम सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर आंदोलन करने से पहले गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे, वहाँ पर गए थे, और वहाँ पर उन्होंने वहाँ के जो मूलतः जिसको काले कहा जाता था, काले लोग जो थे, उनके लिए कार्य किया, और उनको वो सभी अधिकार दिलाए जो वहाँ की प्रिटोरिया सरकार, जिसको गोरी सरकार कहा जाता था, उसने छीन लिया था।
तो वहाँ पर जो उन्होंने सिद्धांत अपनाया, जो तरीका अपनाया आंदोलन का, उसी को भारत में आने के पश्चात उन्होंने उसको यहाँ पर भी उसको प्रयोग के तौर पर किया। तो गांधी जी 1915 का जो कालखंड है उसमें वापस आए भारत, और पूरे 1 वर्ष तक उन्होंने पूरे देश की यात्रा की और अपने देश को समझने का प्रयास किया, अपने देश की समस्या को समझने का प्रयास किया। तो उनके ध्यान में आया कि देश की समस्या केवल एक ही है, जितनी भी समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं का एक ही कारण है, और वो है अंग्रेज। यदि अंग्रेजों को यहाँ से हम भगा देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश स्वतंत्र हो जाएगा और सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अगले टॉपिक पर आते हैं हम। प्रथम विश्व युद्ध और खिलाफत और असहयोग। गांधी जी ने यहाँ पर लोगों का एकत्रीकरण किया, उनको देश से जोड़ा और उस देश से, अपने देश से जोड़ने के बाद एक विशाल आंदोलन खड़ा किया और उसमें उन्होंने सफलता प्राप्त की। चाहे वो असहयोग आंदोलन हो या सविनय अवज्ञा आंदोलन हो। अब प्रथम विश्व युद्ध में तो प्रत्यक्ष रूप से भारत नहीं भाग ले रहा था, लेकिन चूंकि यहाँ पर अंग्रेजों की सरकार थी तो उन्होंने जबरदस्ती अपने इस भारत देश को उस युद्ध में खींच लिया। कैसे खींचा, आइए देखते हैं। सबसे पहले बात तो यह है कि इस विश्व युद्ध के कारण एक भारत में भी नई आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा हुई। भारत चूंकि प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं ले रहा था, लेकिन युद्ध का जो खर्च था, रक्षा जो व्यय था, उसकी पूर्ति भारत से ही की जा रही थी। उसकी पूर्ति भारत से ही की जा रही थी और युद्ध के नाम पर बहुत अधिक कर्जा लिया गया और उन कर्जों को चुकाने के लिए करों में वृद्धि की गई, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया और सर्वप्रथम भारत में पहली बार इनकम टैक्स, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं आयकर, प्रारंभ किया गया प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। अगर ये प्रश्न आता है कि भारत में इनकम टैक्स या आयकर कब प्रारंभ किया गया, तो इसका उत्तर होगा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान। आप सभी जानते हैं कि देख भी रहे हैं आप लोग कि ये जो चीन और भारत के बीच में जो इस समय तनाव पैदा हुआ, उसके कारण से भारतीय सेनाओं को बॉर्डर भेजना पड़ा, रक्षा के हथियार भी भारत को खरीदने पड़ रहे हैं और भी तैयारी करनी पड़ रही है। तो एक अतिरिक्त बोझ आता है हर देश पर इस युद्ध का। उस अतिरिक्त बोझ की भरपाई कहाँ से होगी? देश से होगी। कर बढ़ाया जाएगा, चीज़ें महंगी होंगी, तो ये सारा प्रभाव उस समय भी दिखाई देता है। युद्ध के दौरान कीमतें तेज हो गईं क्योंकि उन सामानों की आपूर्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। 1913 से 18 के बीच में कीमतें दोगुनी हो चुकी थी, जस्ट डबल, जिसके कारण जो सामान्य लोग थे उनके जीवन निर्वाह में विभिन्न प्रकार की परेशानियां आ गई थी, क्योंकि उनकी जो क्रय शक्ति थी वो घट गई थी महंगाई बढ़ने के कारण। गांव में जो सिपाही थे उनकी जबरदस्ती भर्ती की जा रही थी, यानी गांव के लड़कों को, जो युवा लड़के थे, उनको जबरदस्ती उठा लिया जाता और थोड़ी बहुत ट्रेनिंग देकर उनको लड़ने के लिए भेज दिया जाता। इसके कारण से ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक असंतोष व्याप्त था।
ऐसी स्थिति में 1918-19 और 1920-21 में देश के बहुत सारे हिस्सों में फसल खराब हो गई। एक दैवीय आपदा आई अपने देश में, जिसके कारण से जो दाम बढ़े थे उससे और अधिक दाम बढ़ने प्रारंभ हो गए। उसी समय एक आपदा आ गई। जैसे इस समय आपदा है, महामारी फैली हुई है कोरोना की, वैसे ही उस समय प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भी अपने देश में फ्लू की महामारी फैल गई। जैसे आज कोरोना, बिल्कुल इसके लिए कोई दवा ही नहीं है, उसी प्रकार से उस समय फ्लू महामारी के रूप में पहली बार आया था, तो कोई दवा ही नहीं थी, तो ये एक महामारी फैली हुई थी। और इस महामारी के कारण लगभग 120 से 130 लाख लोग मारे गए। अब अंदाजा करिए आप कि कितनी भीषण महामारी फैली हुई थी। और उसका कारण ये भी था कि अंग्रेज सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं थी, वो युद्ध में लगी हुई थी। उसका एक केवल मुख्य उद्देश्य युद्ध जीतना था, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए लगातार बढ़ती चली गई। प्रारंभ में तो लोगों को ऐसा लगता था कि युद्ध समाप्त हो जाएगा, उसके पश्चात उनकी जो कठिनाइयां हैं वो कम हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसके कारण से, इस प्रथम विश्व युद्ध के कारण से लोगों में जो असंतोष था वो धीरे धीरे गुस्सा का रूप लेता गया और यही आगे चलकर एक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हुआ। तो अगर इस टॉपिक को हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये सारी बात लिखेंगे आप कि रक्षा व्यय में भारी इजाफा हुआ, बहुत अधिक वृद्धि हुई, खर्चे की भरपाई के लिए जो है युद्ध के नाम पे कर्ज लिए गए, उस कर्ज को पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के टैक्स लगाए गए, सीमा शुल्क बढ़ा दिया गया, आयकर लगाया गया, जो जरूरी आवश्यक सामान था उसकी भी क्या किया गया, उसके मूल्य में वृद्धि कर दी गई, महामारी फैल गई। तो इस तरह से ये सारे इसके प्रभाव। अब अगले टॉपिक पे आते हैं हम लोग, क्या है वो, सत्याग्रह का विचार। जैसा कि शब्द है सत्याग्रह, यानी सत्य के लिए आग्रह करना। और ये विचार किसका है? ये विचार है महात्मा गांधी जी का। देखिए आपके इस टॉपिक में भी लिखा हुआ है, पैराग्राफ में भी, कि 1915 में भारत लौटे। इससे पहले वे दक्षिण अफ्रीका में थे, जहाँ पर कि उन्होंने कई तरह के जन आंदोलन किए थे, उसी का उन्होंने यहाँ पर प्रयोग किया। उस जन आंदोलन के कारण वहाँ पर जो काले लोग थे उनकी कठिनाइयों को उन्होंने दूर किया था, परेशानियों को दूर किया था। तो उसी को यहाँ पर भी प्रयोग किया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। नस्ल भेदी सरकार से सफलतापूर्वक लोहा लिया था वहाँ गांधी जी ने, और इस पद्धति को वो सत्याग्रह कहते थे। सत्याग्रह का मतलब सत्य के लिए लगातार आग्रह करना, भले ही जो हमारा शोषण करता है, जो हमारा शोषण कर रहा है, वो हम पर कितना ही अत्याचार क्यों न करे, लेकिन हम हिंसा नहीं करेंगे, केवल अपनी सत्य की बात को उसके सामने लगातार रखते रहेंगे। देखिए इसमें दिया भी है, इसका अर्थ यह था कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यानी आप एक अच्छे उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, उचित कार्य के लिए, तो यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क का मतलब जो आप पर अत्याचार कर रहा है, आप पर शोषण कर रहा है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए आपको किसी शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसके लिए कैसे बल की आवश्यकता होती है? नैतिक बल की। और वो नैतिक बल तभी आता है हमारे अंदर जब हम सच्चाई के लिए लड़ते हैं। तो उससे क्या होगा? सच्चाई के लिए हम नैतिक बल से लड़ेंगे तो हमारा जो शत्रु है, जो हमारा उत्पीड़क है, वो एक न एक दिन उसको सत्य को स्वीकार करने पर विवश होना ही पड़ेगा। और अंततः फिर लास्ट में क्या होगा? अंत में क्या होगा? सत्य की जीत होगी। इसी को हम सत्याग्रह कहते हैं। और अहिंसा का अर्थ कि हिंसा नहीं करना, चाहे कितना ही हम पर अत्याचार किया जाए उत्पीड़क के द्वारा, हम हिंसा नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये सत्याग्रह और अहिंसा का
प्रयोग गांधी जी के द्वारा भारत में किया गया। अब प्रश्न ये आता है कि सर्वप्रथम गांधी जी के द्वारा कौन कौन से आंदोलन किए गए। तो सामान्यतः आप क्या जवाब देंगे? अजी उन्होंने असहयोग आंदोलन किया, उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। नहीं, आते गांधी जी ने असहयोग आंदोलन नहीं किया। जैसा कि प्रारंभ में मैंने बताया था कि उन्होंने पहले 1915 में आके भारत की समस्या को समझा था। उसके पश्चात बिहार में एक स्थान पड़ता है चंपारण, वहाँ पर नील की खेती होती थी, नील की खेती की जाती थी, और उसके लिए जो यूरोपियन लोग थे वो वहाँ के किसानों पर बहुत अत्याचार करते थे। वो नील की खेती उनसे ज़बरदस्ती करवाते थे। कारण क्या था कि जिस खेत में एक बार नील की खेती की जाती थी वो खेत फिर बंजर हो जाता था। तो उसके हिसाब से उन किसानों को पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता था, धन भी नहीं दिया जाता था, ज़बरदस्ती कार्य कराया जाता था, बेगार कराया जाता था। इसलिए किसान उनसे बहुत परेशान थे, यूरोपियन ठेकेदारों से, यूरोपियन लोगों से। तो वहाँ के लोगों ने गांधी जी को अपनी समस्या बताई। तो गांधी जी ने सबसे पहला आंदोलन नील किसानों के समर्थन में चंपारण में किया। अपने सत्याग्रह का सबसे पहला प्रयोग गांधी जी ने चंपारण में किया, और अंततः जीत किसकी हुई? नील किसानों की हुई। यूरोपियंस को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की सरकार को गांधी जी की मांगों को मानना पड़ा और उन किसानों की विजय हुई। तो इस तरह गांधी जी के द्वारा सबसे पहले कौन सा आंदोलन किया गया? चंपारण का आंदोलन 1916 में। दूसरा आंदोलन गांधी जी के द्वारा किया गया 1917 में गुजरात के खेड़ा जिले के किसानों के समर्थन में। गुजरात में खेड़ा जिला है, वहाँ पर फसल खराब हो जाने के बाद और प्लेग की महामारी के बाद भी किसानों से जबरन लगान वसूल किया जाता था। तो वहाँ के किसानों ने ये मांग की कि लगान की वसूली में ढील दी जाए, जबरन वसूली न की जाए, जो परेशान किया जा रहा है किसानों को न किया जाए। लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो गांधी जी ने उनके समर्थन में 1917 में आंदोलन किया, उसमें भी सफलता प्राप्त की। तो ये लगातार दूसरी सफलता गांधी जी के प्रयोग की, गांधी जी के सिद्धांतों की। तीसरा आंदोलन गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद में जो कपड़ा मिल थी उन मजदूरों के समर्थन में आंदोलन किया। उन मजदूरों की क्या मांगे थी? उनकी मांगे थी कि हमारे काम के घंटे कम किए जाएं, 12-12 घंटे लगातार उनको कार्य करना पड़ता था। दूसरी मांग थी कि उनको उचित पारिश्रमिक दिया जाए, उचित मेहनता न दिया जाए। तीसरी मांग क्या थी उनकी? कि उनके स्वास्थ्य की चिंता की जाए। यदि कोई दुर्घटना घटती है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाए। ये सभी मांगे थी। तो गांधी जी ने उनके आंदोलन के उनके समर्थन में आंदोलन किया और उसमें भी सफलता प्राप्त की। तो इस तरह से गांधी जी के द्वारा जो प्रथम 3 आंदोलन किए गए वो कौन कौन से थे? सबसे पहला चंपारण का आंदोलन 1916, दूसरा खेड़ा का आंदोलन 1917 और तीसरा अहमदाबाद मिल मजदूरों के समर्थन में आंदोलन 1918। ये गांधी जी के द्वारा 3 आंदोलन किए गए। अपने सिद्धांतों का प्रयोग किया गया, अपने तरीकों का प्रयोग किया गया, उन तरीकों का प्रयोग किया गया जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में वहाँ की सरकार के विरुद्ध उठाए थे। तो इस तरह से ये 3 गांधी जी के आंदोलन। अगला आता है हमारा रॉलेट एक्ट।